गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जैसे हम डेली करते हैं। एक दिन तो क्लास नहीं बनी ना, एक दिन क्लास नहीं बनी क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं क्लास नहीं बना पाई। ठीक है, तो आज थोड़ा सा, लेकिन तब अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इस लायक हूँ कि खड़ी होके बोल सकती हूँ। ठीक है, लेकिन ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि बोलने में भी परेशानियाँ हो रही है। ठीक है, मुझे क्या हो गया था कि मसल्स पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से उठा नहीं जा रहा था, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। ठीक है, तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जैसे हम डेली करते हैं। तो आज का हमारा कोड क्या है कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है। आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद ही बनाना है। बिल्कुल सही बात है, हमारी मंजिल तो क्या है? आसमान है, हमें तो आसमान को छूना है, तो उसके लिए हमें रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा। किसी सीढ़ी से, किसी भी तरह की उससे हम आसमान पर को नहीं छू सकते। उसके लिए हमें एक कदम बढ़ाते रहना है। कहते हैं ना कि अपनी मंजिल को पाना है तो कदम बढ़ाते रहो, आगे बढ़ते रहो, एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिल जाती है। ठीक है, अगर आप लोग कुछ नहीं करते या किसी भी काम की शुरुआत ही नहीं करते तो सफलता और असफलता का तो कोई मतलब ही नहीं है। सफलता और असफलता भी तो तभी मिलती है ना जब आप कुछ करने की हिम्मत रखते हो, जब आपके अंदर कुछ करने का रिस्क होता है, कुछ करने का जुनून होता है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो सभी एग्जाम के लिए बिल्कुल बेस्ट होती है। और हर आजकल जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस क्लास में हम रामबाण और झटका सीरीज के साथ कम से कम 20 से 30-40 क्वेश्चन आधे घंटे में ही करा देते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन। और ये टॉप 10 क्वेश्चन हम करंट अफेयर के लेके आते हैं, जो जगह जगह से उठाकर आपके लिए एक स्पेशल क्लास बनाई जाती है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है वो इतनी आसानी से नहीं मिलते, बहुत इन्हें अच्छे से पढ़ना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, तब जाके आपके लिए एक क्लास तैयार की जाती है। तो प्लीज़ आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना आप लोग इतना साथ देते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, यानी हमें लगता है कि हम और ज़्यादा अच्छा करें आपके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आज मैंने क्लास की शुरुआत में इसलिए ये बात बोली है क्योंकि आप लोग लास्ट तक क्लास पता नहीं देखते हो। मैं हर क्लास में एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, आप लोग कभी भी उसका आंसर नहीं देते, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। एक करंट अफेयर की जो क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, साथ साथ ही नोट डाउन करते चलेंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को किसका सदस्य नियुक्त किया गया? बताइए फटाफट से। ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को किसका सदस्य नियुक्त किया गया? बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य, विश्व हिंदू महासंघ का सदस्य, संयुक्त राष्ट्र महासभा का सदस्य, या अखिल भारतीय, पूरा नहीं लिखा हुआ है ये, अखिल भारतीय महासंघ का सदस्य। ठीक है, तो बताइए कौन सा राइट ऑप्शन हो जाता है? ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को आप सभी जानते हैं, तो उन्हें किसका सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, यानी बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य उन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, चाइना में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार रावत, TS त्रिमूर्ति है, ये त्रिमूर्ति, ये टाइपिंग मिस्टेक है, कुलदीप सिंह भारद्वाज और पंकज सरन। बताएंगे फटाफट से। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? प्रदीप कुमार रावत, टी.एस. त्रिमूर्ति, कुलदीप सिंह रावत, भारद्वाज या पंकज सरन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, कुछ भी गलती नहीं करनी है, बिल्कुल सही सही क्वेश्चन आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन लिखते हुए चलेंगे। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग कि कौन लोहितवादी के नाम से प्रसिद्ध है, उपनाम से प्रसिद्ध है। बताइए उनका नाम क्या है? बताइए उनका नाम क्या हो जाता है? लोहितवादी के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो उनका नाम क्या हो जाता है? इनका नाम है गोपाल देशमुख। कौन है? गोपाल देशमुख को किस नाम से जाना जाता है? लोहितवादी। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार आपके एग्जाम में आते हैं और आप इन्हें हर बार क्या करते हो? कंफ्यूजन में कि ये सही है कि ये सही है, उन्हें गलत टिक करके आ जाते हो और जब घर आके आंसर की मिलाते हो तो आपको झटका लगता है कि हमने ये पढ़े हुए थे फिर भी हमने ये गलत कर दिए। तो बिल्कुल तरीके से पढ़ना है। जब आप हाथ से नोट करते हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, तो वो सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाती है, आप उसे नहीं भूलते। तो हमेशा हाथ से लिख लिख के पढ़ा करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? बताइए विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था कुंवर सिंह ने। किसने किया था? यहाँ पे लिख देते हैं इनका, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने किया था नेतृत्व 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट है सल्तनत काल में दार उल सफा का क्या अर्थ होता था? बताइए सल्तनत काल में दार उल सफा का अर्थ क्या होता था? चिकित्सालय होता था, अस्पताल होता था। क्या होता था? चिकित्सालय। चिकित्सालय कहते थे किसे? दार उल सफा को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दीवान ए अमीर, दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था? बताइए किसने स्थापित किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। फटाफट से मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? बताइए फटाफट से, किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो अकबर ने सबसे पहले किया था अहमदनगर पर आक्रमण। कहाँ पर किया था? अहमदनगर। अहमदनगर पर सबसे पहले आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन थी? बताइए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन थी? तो कौन थी? बालाजी बाजीराव। कौन थे पेशवा? कौन था? ठीक है, बालाजी बाजीराव। पेशवा कौन थे उस टाइम? बालाजी बाजीराव थे पानीपत के तृतीय युद्ध के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विक्रमशिला महाविहार। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा कराई गई थी? बताइए किस वंश के शासकों द्वारा कराई गई थी? तो ये कराई गई थी पाल वंश के शासकों द्वारा। पाल वंश के शासकों द्वारा की कराई गई थी स्थापना किसकी? विक्रमशिला महाविहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तमिल में लोकापिप्पम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? बताइए फटाफट से, किस विषय से संबंधित पुस्तक है? कौन सी? तोलकापिप्पम। ठीक है, फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ये तमिल व्याकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तमिल व्याकरण से। तमिल व्याकरण
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सूर्य देवी गायत्री मंत्र को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है। सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है। बताइए कौन से ग्रंथ में है जो सूर्य देवी गायत्री को संबोधित किया गया है गायत्री मंत्र, वो किसमें है। ऋग्वेद संहिता। किसमें है। ऋग्वेद संहिता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी। बताइए फटाफट से, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी। तो कौन से गुरु जी को दी थी। गुरु तेग बहादुर को। किसे दी थी। गुरु तेग बहादुर को फांसी दी थी औरंगजेब ने। तेग बहादुर। चलिए फटाफट से नोट डाउन करेंगे। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि लोहितवादी के नाम उपनाम से कौन प्रसिद्ध थे। गोपाल देशमुख। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। कुंवर सिंह ने किया था। सल्तनत काल में दार उल सफा क्या होता था। चिकित्सालय होता था। दीवाने अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था। अहमदनगर पर। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन थे। तो बालाजी बाजीराव थे। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा कराई गई थी। पाल वंश के शासकों द्वारा। तमिल में तोल्कापियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तमिल व्याकरण से। सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है। ऋग्वेद संहिता में। और औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी। गुरु तेग बहादुर को फांसी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी में 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे आप लोग, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई। पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई बताएंगे फटाफट से। तो कौन सा अधिवेशन था वो। लाहौर अधिवेशन था। कौन सा था। लाहौर अधिवेशन। यहाँ पे लिख देते हैं लाहौर अधिवेशन। कब था, कब हुआ था ये। 1929 में। 1929 1929, ठीक है। लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या कर दी गई थी। बताइए किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या कर दी गई थी। उनका नाम क्या था। उनका नाम था लॉर्ड मेयो। कौन थे। लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की एक कैदी के द्वारा हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है। फटाफट से आंसर देंगे आप। तो ये कहा जाता है सर चार्ल्स मेटकोप को। सर चार्ल्स मेटकोप और लॉर्ड मैकाले। किसे, इधर लिख देती हूँ, सर चार्ल्स मेटकोप। चार्ल्स मेटकोप और लॉर्ड मैकाले। वह लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। बताइए फटाफट से, सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे रास बिहारी घोष। कौन थे। रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। फटाफट से मेरे साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था। बताइए बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था। तो वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। किसने कहा था। वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था इन्हें भारतीय अशांति का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। बताइए फटाफट से, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी लंदन में। फटाफट से बताएंगे आप लोग, आंसर देंगे। लंदन में किसकी, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। फटाफट से आंसर देंगे। तो इनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर। यहीं पे लिख देते हैं विनायक
दामोदर सावरकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? बताइए फटाफट से, कहाँ प्रारंभ किया था? उन्होंने चंपारण में किया था। कहाँ किया था? चंपारण में प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित हुई थी? बताइए, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित की गई थी? कब चेंज की गई थी? 1911 में। कब की गई थी? 1911 में चेंज की गई थी। कोलकाता से दिल्ली बन गई थी राजधानी 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड होर्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में निकल रहे जुलूस पर बम फेंकने वालों का नेता कौन था? बताइए फटाफट से, कौन था नेता उस समय? तो कौन थे? रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस। फटाफट से नोट डाउन करेंगे इन्हें। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? पूर्ण स्वराज्य की जो शपथ थी वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? लाहौर अधिवेशन में। कब? 1929 में। किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या कर दी गई थी? लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? बताइए फटाफट से, किन्हें कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ और लॉर्ड मैकाले को। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। कौन थे? रास बिहारी घोष। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक को राष्ट्रीय भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। तो कौन थे उस समय? विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो चंपारण में किया था। नेक्स्ट है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित की गई? तो 1911 में परिवर्तित की गई। दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में निकल रहे जुलूस पर बम फेंकने वालों का नेता कौन था? तो नेता थे रास बिहारी घोष। ठीक है, घोष, ये बोस लिख देता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारा आ जाता है कि किस पूर्व सांसद, राजनयिक, पत्रकार एवं लेखक का निधन हो गया? बताइए फटाफट से, सांसद थे जो उनका निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? फटाफट से आंसर देंगे। ऑप्शन ए है डॉक्टर गौरीशंकर राजहंस, ऑप्शन बी है अंसारी अफजान, ऑप्शन सी है श्री जुएल ओराम और श्रीमती क्वीन ओझा। बस फटाफट से आंसर देंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी डॉक्टर गौरीशंकर राजहंस का निधन हो गया, जो पूर्व सांसद थे, राजनयिक, पत्रकार और लेखक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कि ग्रेबियल बोरिस किस देश के सबसे कम उम्र में 35 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति बन गए? फटाफट से आंसर देंगे। फटाफट से आंसर देंगे आप लोग। एक सेकंड। सॉरी बच्चों, वो बीच में फ़ोन आ गया था ना, इसलिए मुझे माइक बंद करना पड़ा। चलिए देख लेती हूँ एक बार खुला है कि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्रेबियल बोरिस किस देश के सबसे कम उम्र यानी 35 वर्ष की उम्र में क्या बने? राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति बन गए। किस देश के बने हैं? ऑप्शन ए है हमारा चिली, ऑप्शन बी है हमारा इंग्लैंड और ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी है कनाडा। फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन ए है चिली, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी है कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है चिली। चिली के बने हैं पहले राष्ट्रपति 35 वर्ष की उम्र में ग्रेबियल बोरिस। कौन बने हैं? ग्रेबियल बोरिस, जो सिर्फ 35 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति बने हैं चिली देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा राज्य 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया? फटाफट से आंसर देंगे आप लोग। ऑप्शन ए है हमारा अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए हो जाता है अंडमान निकोबार। ये पहला कौन केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो 100% कोविड टीकाकरण वहां पर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई ने भारत के लिए किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? फटाफट से बताएंगे किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो ऑप्शन ए है हमारा अंशु किम, ऑप्शन बी है मानसी वीणा, ऑप्शन सी है अमरिंदर कौर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई ने भारत के लिए किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए यानी अंशु किम को किया है प्रबंध निदेशक नियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज जिसमें हमारे चले हुए हैं बांध और जो हमने कुछ पिछली क्लास में भी कंप्लीट किए थे और जो बाकी के बांध बचे हुए हैं उन्हें हम आज कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो फटाफट से ये देखना है कि कौन सा बांध कौन सी नदी पर है और कौन से राज्य में है। फटाफट से देखेंगे तो लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? फटाफट से देखेंगे लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। इधर लिख देती हूँ मैं, उधर जगह नहीं है। बेतवा नदी पर है और कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है रिहंद बांध किस नदी पर है और कौन से राज्य में है? बताएंगे फटाफट से। रिहंद बांध कहाँ पर है? तो रिहंद नदी पर ही है और यूपी में है। कहाँ पर है? रिहंद नदी पर। रिहंद नदी यूपी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आ जाता है पंचेश्वर बांध। पंचेश्वर बांध कौन सी नदी पर है? तो ये काली नदी पर है। कहाँ पर है? नेपाल और उत्तराखंड की सीमा पर। कहाँ पर है? काली नदी पर है और कहाँ पर है? नेपाल और उत्तराखंड की सीमा पर। नेक्स्ट आ जाता है रानगिट बांध। कौन सा आ जाता है? रानगिट बांध। ये कहाँ पर है? तीस्ता नदी पर है। कहाँ पर है? तीस्ता नदी। और कौन से राज्य में है? सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। सिक्किम। इसके बाद आ जाता है गंडक बांध। गंडक बांध कहाँ पर है? फटाफट से बताएंगे। गंडक बांध ये गंडक नदी पर ही है और कहाँ पर है? बिहार में। गंडक नदी और कहाँ पर? बिहार में। कौन से राज्य में? बिहार में। नेक्स्ट आ जाता है कोसी बांध। कोसी बांध किस नदी पर है? बताइए। कोसी नदी पर है और बिहार में है। बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी, बिहार। नेक्स्ट है उमियाम बांध। उमियाम बांध किस राज्य में है? तो ये अभी कौन सी? अमियम नदी पर है और असम में है। कौन सी नदी पर है? अमियम नदी पर। कहाँ पर? असम में। नेक्स्ट आ जाता है उकाई बांध। उकाई बांध कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है तो ये हमारा पेपर में पूछा जा चुका है। तापी कौन सी नदी पर है? तापी नदी पर है और कहाँ पर है? कौन से राज्य में है? गुजरात में है। तापी नदी पर, गुजरात में। नेक्स्ट है काकरापार बांध। काकरापार बांध कहाँ पर है हमारा? फटाफट से बताएंगे। काकरापार बांध कहाँ पर है? काकरापार बांध तो ये भी हमारा तापी नदी पर ही है और गुजरात में ही है। कहाँ पर है? गुजरात में, तापी नदी पर। इसके बाद आता है साबरमती बांध। साबरमती बांध बताएंगे आप लोग। कहाँ पर है साबरमती बांध? तो ये भी गुजरात में ही है और नदी कौन सी है? साबरमती नदी। साबरमती नदी पर है, गुजरात में। कहाँ पर?
गुजरात में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा माही बांध। माही बांध कौन सी नदी पर है? तो माही बांध माही नदी पर ही है और कहाँ पर है? गुजरात में है। माही नदी पर है और गुजरात में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। बहुत सारे बांध हैं। 12 नंबर पे है हमारा सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है? फटाफट से आंसर देंगे आप लोग। और कौन से राज्य में है? बताइए। सरदार सरोवर बांध ये हमारा नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर और गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, उधर लिखने की जगह है अभी उधर लिख देंगे, तवा बांध। कौन सा बांध? तवा बांध कहाँ पर है? तवा नदी पर ही है। और कहाँ पर है? तवा नदी एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। इसके बाद आ जाता है बाण सागर बांध। बाण सागर बांध हमारा कहाँ पर है? सोन नदी पर है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? सोन नदी पर। सोन नदी ये भी एमपी में ही है, मध्य प्रदेश में ही है। इसके बाद आ जाता है ओंकारेश्वर बांध। ओंकारेश्वर बांध कहाँ पर है? हमारा नर्मदा नदी पर है। नर्मदा और कहाँ पर? एमपी में ही है, मध्य प्रदेश में ही है। इसके बाद आ जाता है हमारा इंदिरा बांध। इंदिरा बांध कहाँ पर है हमारा? इंदिरा बांध हमारा हो जाता है नर्मदा नदी पर ही, मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी पर एमपी में। इसके बाद आ जाता है कोयना बांध। बताइए फटाफट से, कोयना बांध कहाँ पर है? कोयना बांध हमारा कहाँ पर हो जाता है? कोयना नदी पे ही हो जाता है। नदी का नाम क्या है? कोयना है। और राज्य का नाम क्या है? महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र। इसके बाद आ जाता है हमारा पूर्णा बांध। पूर्णा बांध कौन सी नदी पर है? बताइए। पूर्णा नदी पर ही है और महाराष्ट्र में है। इससे अलग अगर बांध से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो आप मुझे फ़ोन करके बता सकते हैं सारे बांध और किस नदी पर है और कौन से राज्य में है। मैंने एक एक करवा दिया आपको कंप्लीट। पूर्णा बांध ये कहाँ पर है? पूर्णा नदी पर है और कहाँ पर है? कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में ही है। इसके बाद आ जाता है हमारा भीमा बांध। भीमा बांध हमारा कहाँ पर है? भीमा नदी पर ही है। नदी कौन सी है? भीमा। ज़्यादातर नदी के बांध के नाम एक ही होते हैं, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसके बाद आ जाता है जायकवाड़ी बांध। जायकवाड़ी बांध हमारा कहाँ पर हो जाता है? ये गोदावरी नदी पर हो जाता है और कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में। इसके बाद आता है हमारा छोम बांध। छोम बांध कौन सी नदी पर हो जाता है? कृष्णा नदी पर है, महाराष्ट्र में। छोम बांध कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी महाराष्ट्र। इसके बाद आ जाता है जोग या महात्मा गांधी बांध। जोग जलप्रपात भी बोला जाता है उसे। जोग या महात्मा गांधी बांध कहाँ पर है? ये हमारा शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। कहाँ पर है? शरावती नदी। शरावती नदी पर कर्नाटक में है। इसके बाद आ जाता है लिंगान मंकी बांध। लिंगान मक्की बांध कहाँ पर है? ये भी शरावती नदी पर ही है। कहाँ पर है? शरावती नदी पर, कर्नाटक में ही है। शरावती नदी पर कर्नाटक में ही है ये भी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर शिव समुद्रम बांध। एक लास्ट रह गया हमारा, इसे भी देख लेते हैं। शिव समुद्रम बांध कौन सी नदी पर है और कौन से राज्य में है? फटाफट से बताएंगे आप लोग। शिव समुद्रम बांध हमारा कौन सी नदी पर है? ये भी हमारा कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर और कर्नाटक में। कर्नाटक। ठीक है, ये बांध हो जाते हैं हमारे कंप्लीट। अभी और भी जो बचे हैं 2-4 नाम बचे हुए हैं बांधों के, वो अगली क्लास में आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, यूनेस्को ने हैती देश के किस सूप को विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की है? किस सूप को, यानी
जो सूप है उसे किसमें शामिल करेंगे, सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की है। कौन सा सूप है, जोमो सूप है, नूडल सूप है, मिक्स वेज सूप है या मटर और गाजर का सूप है, बताइए फटाफट।